देखिए, कल हमने किसी भी बॉडी को कैसे चार्ज करेंगे उसका एक तरीका मैंने आपको समझाया था फ्रिक्शन के दम पे, है ना। विद द हेल्प ऑफ फ्रिक्शन हम एक बॉडी को दूसरे बॉडी में रब करेंगे तो इलेक्ट्रॉन एक बॉडी से दूसरे बॉडी में ट्रांसफर हो जाएगा। ऐसी स्थिति में जिस बॉडी से इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर होगा उस पे कौन सा चार्ज एक्युमुलेट होगा, पॉजिटिव, और जिसमें इलेक्ट्रॉन पहुंचेगा उसमें कौन सा चार्ज एक्युमुलेट होगा, नेगेटिव। ऐसा ही था, है ना। और क्वांटाइजेशन का इसलिए नाम लिया गया था, जैसे एक बॉडी से दूसरे बॉडी में जब चार्ज ट्रांसफर होगा तो किस तरीके से होगा, या तो एक इलेक्ट्रॉन उठ के एक बॉडी से दूसरे बॉडी में चला जाएगा, या दो इलेक्ट्रॉन एक बॉडी से दूसरे बॉडी में चला जाएगा, या तीन इलेक्ट्रॉन एक बॉडी से दूसरे बॉडी में चला जाएगा। 3.5 इलेक्ट्रॉन कभी एक बॉडी से दूसरे बॉडी में नहीं जा सकता है, एम आई राइट, क्योंकि इलेक्ट्रॉन को और सब डिवाइडेड नहीं कर सकते हैं ना। इस वजह से एक कंसेप्ट बताया गया था आपको, क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज, कि हमेशा इलेक्ट्रॉन का जो ट्रांसफर होगा, यानी कि जो किसी बॉडी में जो हमें चार्ज मिलेगा वो हमेशा Ne के फॉर्म में ही मिलेगा। प्लस माइनस दोनों एक्सेप्टेबल है ना। प्लस मतलब जिससे इलेक्ट्रॉन गया होगा उस पर प्लस आ रहा होगा, और जिस पे इलेक्ट्रॉन पहुंचा होगा उस पे नेगेटिव Ne आ रहा होगा, एम आई राइट, है ना। तो ये सारी चीज़ें आपको कल बता दी गई हैं। आज एक दूसरे तरीके से हम सीखेंगे कि एक बॉडी से दूसरे बॉडी में जो चार्ज का ट्रांसफ़र है वो एक और तरीके से किया जा सकता है, जिसको हम लोग बोलते हैं चार्जिंग बाय इंडक्शन का कंसेप्ट। ठीक है, चार्जिंग बाय इंडक्शन, ठीक है ना। अब देखो इसमें क्या करते हैं, है बहुत आसान। अच्छा, कल एक चीज़ और बताया था, उसका भी यूज़ होगा। अर्थिंग का मतलब समझा दिया था, अर्थिंग का क्या मतलब होता है ना। ठीक है, तो देखिए चार्जिंग बाय इंडक्शन में क्या होगा। आप सब लोग पहला फिगर तो देख ही पा रहे हो, फर्स्ट फिगर सबको दिख रहा है ना। इसमें देखिए मैंने 5 फिगर बनाए जिसमें ABCDE करके लिखा हुआ है, दिखाई दे रहा है सबको, दिखाई दिया। 5 फिगर है, सभी फिगर के नीचे मैंने नेमिंग कर दिया है ABCDE, दिखाई दिया, है ना। अब देखिए इसमें चल क्या रहा है, इसमें सिंपल सा फंडा है। देखो ये A और B जो आप देख रहे हो ना, ये दो मेटेलिक बॉल है, मान लीजिए। क्या है, मेटेलिक बॉल। मेटेलिक बॉल मतलब आप समझ गए होंगे, ये जो है कंडक्टर्स हैं। मेटल आर द गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी, आप जानते हैं, पढ़ चुके हो। ठीक है, तो हम A और B दो स्फेरिकल बॉल लेके आए हैं और इनको मान लो एक इंसुलेटेड स्टैंड के ऊपर रखा गया है। समझ पाए, जो ये ऊपर स्फीयर देख रहे हो उसको एक इंसुलेटेड स्टैंड के ऊपर रख दिया गया है, A को भी और B को भी। ठीक है, तो एक ये आपका A वाला है, ठीक, एक इसकी बात कर रहे हैं, और एक दूसरी, ये दोनों मेटेलिक स्फीयर्स हैं और इन दोनों को इंसुलेटेड स्टैंड के ऊपर रख दिया गया है। इसके बाद हमने क्या किया है, ये A हो गया। B कंडीशन में हमने क्या किया, एक दूसरा हमने बॉडी लेके आए हैं, ये देख रहे हो ना, ये एक अलग बॉडी है, ये एक अनदर बॉडी है, लेकिन ये शुरू से ही चार्ज्ड है ना। तो ये कैसा बॉडी है, पहले से चार्ज्ड बॉडी है, ठीक है ना, इसमें चार्ज पहले से मौजूद है। अब क्या हुआ, जैसे मान लो इसमें हमने पॉजिटिव चार्ज दे के रखा है पहले से ही, कौन सा चार्ज है, लेट्स से पॉजिटिव। तो क्या होगा, देखो ये इस बॉडी को जैसे ही तुम A स्फीयर के नजदीक में लेके आओगे, जैसे कि इस फिगर में दिख रहा होगा, ये जो इसके जो पॉजिटिव चार्जेस हैं ये इलेक्ट्रॉन यानी कि नेगेटिव चार्ज को अपने तरफ अट्रैक्ट करेगा। ये बात आपको मैं पढ़ा चुका हूं कि अनलाइक चार्जेस अट्रैक्ट ईच अदर होता है और लाइक चार्जेस एक दूसरे को क्या करते हैं, रिपेल करते हैं। ये बात पता है ना, याद करो, इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन अट्रैक्ट करता है, और जबकि प्रोटॉन प्रोटॉन और इलेक्ट्रॉन इलेक्ट्रॉन यानी कि जो लाइक चार्जेस हैं वो एक दूसरे को क्या करते हैं, रिपेल करते हैं, अपने से दूर भगाते हैं। तो नतीजा क्या होगा, देखो ये A और B देख रहे हो ना, ये दोनों मेटल बॉल थे ना। अच्छा, मेटल होने से क्या होता है, याद है ना आपको, चैप्टर नंबर 3-4 बहुत डिटेल में पढ़ चुके हो। इनके पास बहुत ज्यादा फ्री इलेक्ट्रॉन मौजूद होते हैं पहले से ही,
कितने लोग एग्री करते हो? कंडक्टर है, मेटल बॉल है, तो इनके पास तो फ्री इलेक्ट्रॉन्स है ना। याद करो, फ्री इलेक्ट्रॉन्स पढ़ाया गया था, ठीक है ना। तो फ्री इलेक्ट्रॉन्स का मतलब क्या होता है? ऐसे इलेक्ट्रॉन जो कि इस बॉडी के अंदर आसानी से क्या कर सके, मूव कर सके, है कि नहीं। इसके अंदर आसानी से क्या कर सकता है, मूव कर सकता है। तो जैसे ही आपने एक पॉजिटिवली चार्ज्ड बॉडी को ए के नजदीक में लेके आओगे, ये क्या किया है, इस ए स्फीयर के या बी स्फीयर के, दोनों आपस में कांटेक्ट में भी है, इनके फ्री इलेक्ट्रॉन्स को कहां खींच लिया, अपने नजदीक में। कितने लोग देख पा रहे हो फिगर? जो फ्री इलेक्ट्रॉन्स है उस पे अट्रैक्टिव फोर्स लगा के अपने से कहां ला लिया है, नजदीक में ला लिया है ना। तो बताओ बाय डिफॉल्ट दूसरे एंड पे कौन सा चार्ज का एक्युमुलेशन होना चालू हो जाएगा? पॉजिटिव। नहीं समझ पाए भाई? इधर इस साइड से इलेक्ट्रॉन उठ के मूव करते हुए इस साइड में आ गया, तो पहले शुरू में जब भी ये बॉल रहा होगा, इसमें पॉजिटिव और नेगेटिव जो चार्ज हैं वो आप जानते हैं इवनली डिस्ट्रीब्यूटेड होता है कि नहीं? इवनली डिस्ट्रीब्यूटेड होता है, बराबर तरीके से बटा हुआ था। अब क्या हुआ कि इलेक्ट्रॉन्स, जो फ्री इलेक्ट्रॉन से उठ के एक तरफ भाग आए ड्यू टू अट्रैक्शन, तो बाय डिफॉल्ट इस साइड में अब कौन सा चार्ज का, दूसरे साइड में कौन सा चार्ज का एक्युमुलेशन होना चालू हो जाएगा? पॉजिटिव चार्ज। कितने लोग एग्री करते हो? ये पॉजिटिव चार्ज कहीं से आया नहीं है, ठीक है ना। इलेक्ट्रॉन वहां से चले आने की वजह से उस वाले साइड में कौन सा चार्ज पार्टिकल डोमिनेटिंग नजर आएगा? पॉजिटिव चार्ज डोमिनेटिंग नजर आएगा। कितने लोग एग्री करते हो? हाथ उठा दो। सभी को समझ में आ गया? बहुत बढ़िया। पॉजिटिव चार्ज कहीं अलग से नहीं आया है, उस साइड से इलेक्ट्रॉन उठ के शिफ्ट हो गया एक साइड में। तो जिस जोन से इलेक्ट्रॉन उठ के शिफ्ट हुआ है, उस जोन में हमें कैसा लगने लगा है कि वहां पे पॉजिटिव चार्ज इकट्ठा हो गया है। ठीक है, यहां तक क्लियर है। अगले पार्ट में, सी पार्ट में देखो हमने क्या किया है। ये दोनों जो स्फीयर था ए और बी, ये दोनों आपस में जुड़े हुए थे, देख रहे हो ना, यहाँ पे देखो जुड़ा हुआ है, कनेक्टेड था। बी सेक्शन तक भी ये कनेक्टेड था। ये कनेक्टेड होने से क्या हुआ जानते हो? बी वाले से भी जो फ्री इलेक्ट्रॉन है वो उठ के इधर से इधर जा पाया है। कितने लोग समझ गए? अरे भाई, दो कॉपर का वायर आप टच करवा दोगे तो दोनों तार में करंट, एक तार से करंट दूसरे तार में करंट जाता है कि नहीं जाता है? जाता है ना। तो टच कराने से क्या हुआ, बी के भी जो फ्री इलेक्ट्रॉन थे वो भी उठ के ए पे पहुंच गया था। एम आई क्लियर? यहां तक किसी को कोई कंफ्यूजन? मेरे ख्याल से नहीं है। बहुत बढ़िया। तो सी पे क्या किया हमने? कुछ भी नहीं बदला, बस हमने ए और बी के बीच का जो जगह था उसमें क्या क्रिएट कर दिया? गैप। कितने लोग समझ गए हो? यानी कि ए और बी को हमने क्या कर दिया? दूर दूर कर दिया, एक दूसरे से सेपरेट कर दिया। ठीक है। डी में क्या किया देखो ये सेपरेट करने के बाद हमने ये जो हमारे पास तीसरा जो बॉडी हम लाए थे बाहर से, है ना, इसको हमने क्या कर दिया? दूर कर दिया। क्या कर दिया? दूर। अच्छा ये बताओ, ये जो इलेक्ट्रॉन है ये इस साइड में क्यों बैठा हुआ है? ये फ्री इलेक्ट्रॉन इस साइड में क्यों बैठा हुआ है, शिफ्ट होके रखा है? इस बाहर वाले बॉडी की वजह से कि नहीं? ये बाहर से जो अपने बॉडी लाया था इसने ना इसको खींच के रखा हुआ है अपने साइड में। अगर मैं इसको हटा दूंगा तो क्या इलेक्ट्रॉन यहाँ पे एक जगह पे एक्युमुलेट रहेगा? क्या नहीं रहेगा, क्योंकि देखो ये एक इलेक्ट्रॉन दूसरे इलेक्ट्रॉन को क्या करता है? रिपेल। एक इलेक्ट्रॉन दूसरे इलेक्ट्रॉन को रिपेल करता है। ये तो मजबूरी में एक साइड में इकट्ठा हो गया था, क्योंकि बाहर से एक तीसरा बॉडी इसको क्या कर रहा था? खींच के रखा हुआ था। जैसे ही मैंने बाहर से इस आउटसाइडर बॉडी को हमने दूर कर दिया है, ये इलेक्ट्रॉन अब क्या होगा देखो, इस साइड में शिफ्ट हो गया है। सर ऐसा क्यों शिफ्ट हो गया? इधर से इधर क्यों चला गया? लॉजिक वही। अब देखो इधर वाले पॉजिटिव चार्ज जो दूर बैठा हुआ है और ये वाले जो नेगेटिव चार्ज दूर दूर थे, ये एक दूसरे को क्या करेंगे बताओ? अट्रैक्ट करेंगे। अनलाइक चार्जेस है ना, अट्रैक्ट करते हैं। तो ये दोनों आप देखो कहां पे शिफ्ट हो गए? दूसरे बाउंड्री में, नजदीक वाले बाउंड्री पे शिफ्ट हो चुके हैं। कितने लोग समझ रहे हो? ये दूसरे साइड के बाउंड्री में क्यों शिफ्ट हो गया? ड्यू टू अट्रैक्शन। जिस वजह से यहाँ पे शिफ्ट हुआ था ये नेगेटिव चार्ज बाहर वाले पॉजिटिव चार्ज की वजह से, सेम उसी वजह से ये दोनों दूसरे बाउंड्री पे शिफ्ट हो गया है। और अंतिम केस में हमने क्या किया बताओ? इन दोनों बॉडी को हमने काफी दूर दूर कर दिया। देख पा रहे हो? दोनों ही स्फीयर को हमने बहुत ज्यादा क्या कर दिया? दूर भेज दिया। नतीजा क्या होगा? अब इसमें जो इलेक्ट्रॉन थे ये
इस वाले के जो इलेक्ट्रॉन है एक दूसरे को रिपेल करेंगे, और रिपेल करने की वजह से एक दूसरे से मैक्सिमम अपार्ट में बढ़ जाएंगे, दूर दूर शिफ्ट हो जाएंगे। कितने लोग एग्री करते हो? दूर दूर शिफ्ट हो जाएंगे, तो इसके सरफेस के ऊपर सारे के सारे जो नेगेटिव चार्ज है वो एक्युमुलेट हो जाएंगे। और दूसरा वाला जो बॉडी है उसमें उसके सरफेस पे कौन सा चार्ज एक्युमुलेट हो जाएगा? पॉजिटिव चार्ज। ये सरफेस पे ही क्यों एक्युमुलेट होंगे? कौन जवाब दे सकता है? सरफेस पे इसीलिए एक्युमुलेट होंगे, चार्ज पार्टिकल लाइक चार्जेस एक दूसरे को क्या करते हैं बताओ? रिपेल करते हैं कि नहीं करते हैं? तो रिपेल करने की वजह से एक दूसरे से सबसे मैक्सिमम दूर जाने की कोशिश करेंगे, मैक्सिमम दूर जाने की कोशिश करेंगे। अब बताओ जरा, इमेजिन करो, मैं ये जो आप बॉडी देख रहे हो, मान लो ये जो बुक है, मान लो इसमें चार्ज पार्टिकल है और ये एक दूसरे से मैक्सिमम दूर जाना चाहते हैं, तो मैक्सिमम दूर जाने के लिए सरफेस पे ही सबसे ज्यादा दूरी मिलेगा कि नहीं मिलेगा? सरफेस पे ही डिस्टेंस सबसे अधिक कवर करने को मिलेगा। बात समझ गए ना सब लोग, है ना? तो इसीलिए सारे के सारे चार्ज जो मेटेलिक बॉल है उसमें कहां पे एक्युमुलेट होने लगेंगे? सरफेस पे। कितने लोग समझ गए हो? इस तरीके से हम बॉडीज को क्या कर सकते हैं? चार्ज कर सकते हैं। और ये जो तरीका है चार्ज करने का किसी बॉडी को, इसको हम बोलते हैं क्या? चार्जिंग बाय इंडक्शन। एक्चुअली हमने बाहर से एक बॉडी के दम से, बाहर से एक बॉडी के मदद से हमने इस बॉडीज पे चार्ज को क्या किया है? इंड्यूस किया है। एक इंडक्शन समझते हो ना, इंडक्शन कुकर होता है ना? इंडक्शन में तो समझ रहे हो ना, एक्चुअली में कांटेक्ट किए बिना काम हो सके। याद है ना? कि देखो इस बाहर वाले बॉडी को हमने ए से टच नहीं करवाया था, देख पा रहे हो ना, है ना? हम सिर्फ इसके नजदीक में लेके आए थे। एम आई क्लियर? जो बाहर वाला बॉडी था उसको देखो हमने ए स्फीयर से टच नहीं कराया, सिर्फ उसके नजदीक में लेके आए थे, और इसके दम पे हमने ए और बी पे क्या कर दिया? चार्ज पहुंचा दिया। ठीक है? अच्छा, कितने लोग एग्री करते हो इस बात से? जरा समझो, हमने कहीं से भी इस पे नया चार्ज नहीं लाया है, सिर्फ चार्जेस को रीअरेंज किया है ए और बी स्फीयर के बीच में। नोटिस करो, क्या हमने ए और बी पे कहीं से भी चार्ज डाला है क्या एक्सटर्नली? नहीं डाला है ना? ना ही उससे हमने चार्ज को खींचा है एक्सटर्नल किसी सोर्स के दम पे, बाहर नहीं निकाला है, सिर्फ चार्जेस को क्या कर दिया है? रीअरेंज कर दिया है। ठीक है ना? तो ये बात आपको एक प्रॉपर्टी आपको पढ़ाया गया था, याद करो, कि आइसोलेटेड सिस्टम में नेट चार्ज हमेशा कैसा रहेगा? कंजर्व। तो देखो अभी भी कंजर्व है, शुरू में भी दोनों को मिला के नेट चार्ज 0 था, और अभी भी दोनों को मिला के देखोगे तो नेट चार्ज अभी भी क्या नजर आएगा? देखो 0। एक में जितना नेगेटिव है दूसरे में उतना ही पॉजिटिव है, दोनों को जोड़ोगे तो नेट 0 ही आएगा। ऑल्दो इंडिविजुअली अब ये 0 चार्ज वाला स्फीयर नहीं बचा है। समझ रहे हो ना? ए स्फीयर अब नेगेटिवली चार्ज हो गया और बी स्फीयर अब पॉजिटिवली चार्ज हो गया। कितने लोग समझ गए हम? पक्का? ठीक है ना? ये आपके एनसीईआरटी का ही एग्जाम्पल उठा के मैंने बताया हुआ है ना? यहाँ तक कोई डाउट हो तो बोलो। क्लियर? तो ये जो तरीका है किसी बॉडी को चार्ज करने का, इसको हम बोलते हैं चार्जिंग बाय इंडक्शन। एम आई क्लियर? तो आप फिगर बना के सारे स्टेप बाय स्टेप चीजों को अपने शॉर्ट नोट्स में नोट डाउन कर लीजिए, फिर आगे बढ़ते हैं। तो यहाँ तक मेरे ख्याल से सबको समझ में आ गया। तो हम कुल मिला के किसी बॉडी को 2 तरीके से चार्ज पहुंचाएंगे, एक फ्रिक्शन के दम पे, वो आप समझ गए थे कल ही, और आज एक और बता दिया, चार्जिंग बाय इंडक्शन। अब आते हैं, अगला हेडिंग हमारे पास है कूलम्ब्स लॉ, है ना? अच्छा ये बताओ, कितने लोगों को यूनिवर्सल लॉ ऑफ ग्रेविटेशन याद है? यूनिवर्सल लॉ ऑफ ग्रेविटेशन याद है सबको, है ना? बस एकदम उसी का फोटोकॉपी है, ध्यान रखिएगा। ये जो हम आगे पढ़, एक्चुअली पूरा चैप्टर ही आपके ग्रेविटेशन से बहुत ज्यादा चीजें मिलता जुलता मिलेगा, फॉर्मूले से लेके शुरू करके कंसेप्ट भी। ठीक है ना? बस ग्रेविटेशन और इसमें इलेक्ट्रोस्टैटिक में सबसे बड़ा फर्क एक देखने को आपको ये मिलेगा कि, याद करिए, ग्रेविटेशनल फोर्स पढ़ाते समय आपको बताया गया था कि ग्रेविटेशनल फोर्स जो होगा वो हमेशा अट्रैक्टिव नेचर का होता है, बताया गया था। ग्रेविटेशन फोर्स जो है वो अट्रैक्टिव नेचर का होता है। ठीक है ना? और जो इलेक्ट्रोस्टैटिक आप देख रहे हैं ये अट्रैक्टिव भी हो सकता है और रिपल्सिव भी हो सकता है। ठीक है ना? एम आई क्लियर? ग्रेविटेशन फोर्स हमेशा एक मास दूसरे मास को अट्रैक्ट ही करता था, जबकि इलेक्ट्रोस्टैटिक में या फिर इलेक्ट्रिक फोर्स में आप देख सकते हैं कि दोनों तरीके की सिचुएशन अराइज हो सकता है, कि एक अट्रैक्टिव भी हो सकता है अगर अनलाइक चार्जेस है,
और रिपल्सिव भी देखने को मिलता है जब लाइक चार्जेस हैं। ये बेसिक फर्क आपको देखने को मिलेगा। इसके अतिरिक्त बाकी जो आपको मैंने बता दिया है कि ग्रेविटेशनल फोर्स कैसा है, वीक फोर्स होता था, जबकि इलेक्ट्रोस्टैटिक काफी स्ट्रॉन्ग फोर्सेस होंगे, ठीक है ना। और ग्रेविटेशनल फोर्स जो आप देखा है वो लॉन्ग रेंज फोर्स होता है, जबकि इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स लॉन्ग रेंज फोर्स नहीं होता है ना। ठीक है, क्लियर है ना। तो ये बेसिक फर्क है जो मैंने आपको बताया ग्रेविटेशन और इलेक्ट्रोस्टैटिक में, ठीक है। अब ग्रेविटेशनल लॉ थोड़ा सा याद करो जरा, क्या क्या था कि दो अगर हमारे पास मास है, दोनों को कुछ डिस्टेंस में रखा जाए तो एक दूसरे पे फोर्स लगाएंगे, है ना। और वो फोर्स किन किन चीजों पे डिपेंड करता था याद है। एक तो प्रोडक्ट ऑफ देयर मासेस, दोनों के m1 m2 अगर मास है तो दोनों के मास के प्रोडक्ट के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल तो होता था, और दोनों के बीच के डिस्टेंस के स्क्वायर का इनवर्स प्रोपोर्शनल होता था, है ना। मैं ये कहना चाह रहा हूं, देखो क्योंकि ये आप पढ़ चुके तो आपको थोड़ा जाना पहचाना लगेगा। एक m1 है और एक m2 है, और दोनों के बीच का डिस्टेंस अगर r मैं कह दूं तो जो ग्रेविटेशनल फोर्स Fg होता था दैट इज प्रोपोर्शनल टू एक तो m1 इंटू m2 का प्रोडक्ट के बराबर, और दूसरा दिस इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द स्क्वायर ऑफ द डिस्टेंस बिटवीन देम। तो यहां से हमें Fg बराबर क्या लिखा करते थे याद है, g कांस्टेंट होता था याद है, ये पढ़े हो ना। बस एकदम इसी का फोटोकॉपी है कूलम्ब्स लॉ। ये क्या कहता है, हमारे पास दो चार्ज है, एक है मान लो Q1 और एक दूसरा चार्ज है क्या है Q2, दोनों के बीच का सेपरेशन है मान लो डिस्टेंस r के बराबर। तो दोनों के बीच में जो इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स लगेगा Fe, दिस इज प्रोपोर्शनल टू Q1 इंटू Q2, दोनों के चार्ज के प्रोडक्ट के बराबर, और ये जो होगा इनवर्सली प्रोपोर्शनल है दोनों के बीच के डिस्टेंस के स्क्वायर के। तो इन दोनों को जब आप मिलाएंगे तो आप कहां पहुंच जाएंगे बताओ जरा, Fe is proportional to Q1 Q2 by R का स्क्वायर। तो आप यहां से समझ गए होंगे Fe कितना आएगा बताओ, कांस्टेंट डालना पड़ेगा ना, K Q1, ये प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट है, समझ रहे हो ना, इतना तो समझते ही हो। और ये कांस्टेंट का वैल्यू क्या होगा, ये थोड़ा सा इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखना। ये एक्चुअली में Fe इज इक्वल टू लिखा जाएगा 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 बाई R स्क्वायर। ये 4 पाई तो नंबर है, समझ गए होगे ना। एक नया देख रहे हो, इसको एप्सिलॉन नॉट पढ़ते हैं, क्या पढ़ते हैं, एप्सिलॉन नॉट। और ये डिनोट क्या करता है, परमिटिविटी ऑफ फ्री स्पेस। ये क्या रिप्रेजेंट करता है, परमिटिविटी ऑफ फ्री स्पेस, ठीक है ना। हमने ये माना ये दोनों चार्ज कहां रखा है, वैक्यूम में रखा है, समझ गए हो ना, क्लियर। दोनों चार्जेस को वैक्यूम में रखा गया तो उसके हिसाब से हमने इसको एप्सिलॉन नॉट लिखा है। अगर ये वैक्यूम ना होके कोई दूसरा मीडियम होता, दो चार्ज को किसी तेल में डिप कर दिया, तो उस केस में एप्सिलॉन नॉट ना लिख के क्या लिखे होते हैं हम, एप्सिलॉन के जगह पे क्या लिखना पड़ता है, एप्सिलॉन लिखना पड़ता है। और इसको पढ़ते क्या है, परमिटिविटी ऑफ द गिवन मीडियम। जैसे यहाँ पे फ्री स्पेस लिखा हुआ यानी कि वैक्यूम लिखा हूं, अगर ऑयल होता तो उसको हम एप्सिलॉन दे के बस लिखते, नॉट हटा देते और बोल देते दिस इज परमिटिविटी ऑफ दी ऑयल या पर्टिकुलर मीडियम, समझ गए हो लाला, है ना। और इस पूरे के वैल्यू याद रखना, ये जो पूरा आप देख रहे हैं 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, ये जो है ये इसका वैल्यू इतना होता है, ये देख रहे हो पूरे का वैल्यू, मतलब मैं इस पूरा कांस्टेंट जो था ना, ये जो कांस्टेंट है यानी कि 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट की जो वैल्यू है वो कितना है, 9 × 10⁹ यूनिट। और यूनिट आप देख ही रहे हो, न्यूटन मीटर स्क्वायर अपॉन कूलम्ब का स्क्वायर। अच्छा, यहाँ से एप्सिलॉन नॉट की वैल्यू निकाल सकते हो ना, बड़ा सिंपल है। इसको इस इक्वेशन से आप एप्सिलॉन नॉट की वैल्यू क्या निकाल सकते हो, बोल दो 1/4 पाई 9 × 10⁹ यूनिट। तो अलग से याद रखने की जरूरत है नहीं, बाकी ये कैलकुलेशन किया गया है, ये रहा, समझ गए हो ना, पक्का सब लोग समझ गए, ठीक है। तो यही है हमारा कूलम्ब्स का लॉ, एम आई क्लियर। तो ये पूरा स्लाइड आप नोट डाउन करिए और समझ में आ गया हो, एकदम ग्रेविटेशन का पैरेलल फॉर्मूला या थ्योरी है, ठीक है। तो नोट करिए तेजी से।